हेलो एवरीवन, हिस्ट्री विद अभिलाष चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका आज सेकंड लेक्चर है। और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो उसका फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि यूरोपीय कैसे आए। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज़ भारत में क्यों आए और उन्होंने भारत को गुलाम कैसे बनाया। ये जो सीरीज़ है ये आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम को एक साथ कवर करने के लिए बनाई गई है, और इस सीरीज़ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन भी कवर होंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमने पोर्चुगीज़ और डच को तो पढ़ लिया था, अब इंग्लिश की बारी थी। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपकी समझ अच्छी बन जाएगी। उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारा पार्ट कवर किया है बेसिक्स का। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इससे पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अभिलाष भार्गव है। मैंने बीए हिस्ट्री ऑनर्स से किया है पॉलिटिकल साइंस के साथ, एमए हिस्ट्री से किया है, और पिछले 3 साल से मैं जीएस की फैकल्टी हूँ ऑफलाइन कोचिंग्स में। तो हम लोग देख रहे थे इंग्लिश को, ठीक है। तो हमने शुरुआत जो की थी वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन की सीरीज़ की थी, जिसका ये सेकंड पार्ट है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। और उसमें हमने पोर्चुगीज़ डच पढ़ लिया था। आज बारी है इंग्लिश को पढ़ने की या अंग्रेज़ों को पढ़ने की। तो आप जानेंगे अब इस सीरीज़ में कि अंग्रेज़ भारत में क्यों आए। आप जब फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं आपके सामने जो है, उसमें देखिए अंग्रेज़ धीरे धीरे आ रहे हैं, इंडिया में कैसे घुल मिल रहे हैं। और सेकंड पिक्चर आप जब देखेंगे तो अंग्रेज़ साहब बन के बैठ चुके हैं। तो अंग्रेज इंडिया में कैसे आए और उन्होंने इंडिया को गुलाम कैसे बना लिया, इसको हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि कौन सी कंपनी कब आई, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जैसे पोर्चुगीज़, फिर आई डच, फिर आई इंग्लिश, फिर डेनिश और फिर फ्रेंच। तो 2 कंपनियां पोर्चुगीज़ और डच तो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज बारी है इंग्लिश कंपनी को, डेनिश को और फ्रेंच कंपनी को पढ़ने की। ये वाले जो पार्ट है ये पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो चलिए, तो डच तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं इंग्लिश को, जो आई 1608 में। अब ये 1608 में ही इंडिया क्यों आई, यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, तो क्या हुआ, सबसे पहले इंग्लैंड का एक नाविक था जिसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। ठीक, नाविक मतलब सेलर, जहाज चलाने वाला। तो ये जो था फ्रांसिस ड्रेक, इसने क्या किया, 1758 में इसने एक जहाज जा रहा था लिस्बन आपको पता है पुर्तगाल। तो लिस्बन जा रहा था एक से, उसको इसने लूट लिया। अब उसको जैसे ही लूटा, उसके अंदर इसे मिला मैप। ठीक है, ये मैप कहाँ आता था, ये मैप था इंडिया आने का, क्योंकि पोर्चुगीज़ ही आए थे सबसे पहले इंडिया, तो उनके पास काफ़ी मैप्स भी थे। तो इस मैप, जैसे इसने इस जहाज को लूटा और इसे मिल गया क्या, मैप। अब ये मैप मिलने के बाद आगे क्या होता है, ये मैप जैसे ही इसे मिला, ये देखिए यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। और इन लोगों ने शुरू कर दिया खोजना कि कहाँ हमें जाना है। ये कहा जाता है कि 1578 तक खास तरह से पता नहीं था कि इंडिया एग्जैक्टली जाना कहाँ से, किस वे से, समुद्र के रास्ते से। ठीक है, क्योंकि लैंड रूट से तो सब जाते जाते, समुद्र के रास्ते से अभी तक की पता नहीं था। लेकिन इससे इनको एक मैप मिला और इस रास्ते का भी इनको पता चल गया। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा हम समझते हैं इंग्लैंड है कहाँ पर, जो हम वर्ल्ड मैप में अभी तक देखते आ रहे थे कि इंग्लैंड है कहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका यूरोप, ठीक है। और इस यूरोप में ये यूनाइटेड किंगडम लिखा दिख रहा है, ये क्या हो गया, इंग्लैंड। ठीक है, यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन में डिफरेंस ज्योग्राफी में देखेंगे। अब ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए इंग्लैंड। ठीक, और यहाँ आप पढ़ चुके हो कि यहाँ क्या था, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल, इंग्लैंड, यहीं आपने पढ़ा है क्या है, डेनमार्क, यहीं आपने पढ़ा है क्या है, फ्रांस। ठीक है,
जो फ्रेंच हो, पोर्चुगीज़ हो, इंग्लिश हो, डेनिश हो, ठीक, या नीदरलैंड के निवासी, ये सारे के सारे ये यहीं के लोग, ये हैं पांचों कंपनियां जो इंडिया में आ रही हैं। तो हमने इंग्लैंड की लोकेशन देखी, एक बार और यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारा इंग्लैंड, यहाँ से अब आएंगे इस तरह से, ठीक है। पिछले में आपने क्या देखा था कि पोर्चुगीज़ आए थे, अब कौन आने वाले हैं? इंग्लैंड के इस तरफ से यहाँ पर। तो शुरुआत करते, फिर से देखते हैं इनका रूट। ये वहाँ इंग्लैंड से चले, पोर्चुगीज़ हो गया, पोर्चुगीज़ के जस्ट ऊपर मान लीजिए, यहाँ इंग्लैंड से चले और यहाँ से होते हुए ये भी इसी रूट से आएंगे, लेकिन ये आएंगे अभी यहाँ गुजरात में, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे ही वो पता चला फिर बात चली, और कुछ दिन बाद 1600 में 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी बना ली गई। कई छोटी छोटी कंपनियां थी, उनको मिला के एक बड़ी कंपनी बना ली गई, जिसको हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। इसका पूरा नाम जो था वो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। आपको इसको पूरे को याद नहीं रखना है, कोई कभी पूछता भी नहीं है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हुआ, ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 को कंपनी बनाई गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई 31 दिसंबर को, तो उस समय वहाँ की क्वीन कौन थी? तो क्वीन थी एलिजाबेथ, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी को मान्यता दी, ठीक, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेट पूछी जाएगी। तो 31 दिसंबर 1600 को बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी ने कहा कि आप इंडिया ट्रेड करने जा सकते हैं, लेकिन कितने साल के लिए? तो इन्होंने दिया 15 ईयर्स, 15 वर्षों का, जिसको हम कहते थे चार्टर। क्या बोलते थे इसे? चार्टर, ठीक। चार्टर मान लीजिए आप, हिंदी में आप इसे कह सकते हो एक तरह का अधिकार पत्र कह सकते हो, जिसमें इनको अधिकार मिल गया कि आप 15 सालों तक इंडिया में ट्रेड कर पाएंगे या ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड कर पाएंगे। कंपनी का नाम ईस्ट इंडीज़ है, ये वेस्ट में है, और वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो ईस्ट इंडीज़, इंडोनेशिया हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, ये ईस्ट इंडीज़ में, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रेड कर पाएगी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कब कहा गया? 31 दिसंबर 1600 को बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसे 15 वर्षों का एक लाइसेंस कह सकते हैं आप, अधिकार पत्र दिया गया। किसने? एलिजाबेथ ने, इंग्लैंड की क्वीन ने, कि जाइए, ये आप जो सेकंड फोटो देख रहे हैं ये वाली, तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, तो आप कर सकते हैं ट्रेड। कब दिया गया? 1600 में। अब 1600 में जैसे ही कंपनी बन गई तो 1601 में ही इसने अपना जहाज़ निकाल दिया, और जहाज़ गया कहाँ? इंडिया नहीं आया। कहाँ पर गया? इंडोनेशिया, ठीक। तो 1601 में ये लोग पहुँच गए इंडोनेशिया, और अब आने बारी है कहाँ की? इंडिया की। 1608 में, कब? 1608 में इंडिया पहुंची ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। कौन आए? तो सबसे पहले जो अंग्रेज आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ठीक। तो अंग्रेज इंडिया कब आए? 1608 में। पहला अंग्रेज जो इंडिया आया कैप्टन हॉकिंस। लेकिन किस रूट से बात कर रहे हैं हम? सी रूट से। या किस रूट दूसरा किस कंपनी की बात कर रहे हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी से आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? तो कैप्टन हॉकिंस है। कब आया? 1608 में आया। किस रूट से आया? तो सी रूट से आया, समुद्र के रास्ते से आया, ठीक। कौन से जहाज में बैठकर आया? तो जहाज का नाम है हेक्टर। किस में आया? हेक्टर, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी से। किस जहाज में बैठ कर आया था? तो हेक्टर नाम के जहाज में बैठ के आया था। कहाँ पहुंचा है इंडिया में? जैसे वो कालीकट पहुंचा था, वास्को डी गामा, तो ये कहाँ पहुंचा? तो ये पहुंचा सूरत, ठीक, गुजरात के सूरत। गुजरात के सूरत में ये पहुंचा, और जहांगीर रहता था आगरा में, तो सूरत से ये पहुंचा कहाँ? आगरा। जहांगीर से इसने कहाँ पर मुलाकात की? तो आप कहेंगे आगरा में मुलाकात की, ठीक।
जहांगीर से ये मिला आगरा में। जहांगीर को इसने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, ठीक, कई सारे गिफ्ट्स दिए। उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स थी। आप जब मुग़ल पीरियड पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा कि जहांगीर क्या क्या शौक़ रखते थे। तो उस टाइम पेंटिंग्स का इन्हें खासा था, तो पेंटिंग्स थी, बहुत सारी और भी चीज़ें थी। चश्मा कहा जाता है, एक चश्मा भी था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहांगीर को दी और जिससे जहांगीर खुश हो गया। ठीक, जहांगीर कौन है? तो मुग़ल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे बाबर, बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, और अकबर का लड़का सलीम या जहांगीर। ठीक, तो अकबर के बाद अगला किंग कौन था? जहांगीर। तो वही जहांगीर यहाँ पर बैठा हुआ था। तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो जहांगीर जब किंग था तब ये आया 1608 में, लेकिन 1605 तक किंग रहा था अकबर। कौन रहा था? अकबर। उसकी डेथ हो गई 1605 में, तो 1605 तक अकबर रहा था। तो जब कैप्टन हॉकिंस वहाँ से चले थे इंग्लैंड से, या तब उनके पास ये जानकारी थी नहीं कि इंडिया में किंग जहांगीर बन गया। ठीक, उन्हें लगा कि इंडिया में किंग कौन है, तो उन तक खबर थी कि यहाँ पर राजा था अकबर। तो वो मिलने किससे आए थे? अकबर से। लेकिन वो जब यहाँ तक पहुँचे तो जहांगीर था ही, तो वो जहांगीर से मिले। जहांगीर को ही इन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दे दिए, कुछ पेंटिंग्स भी दे दी, और उसके बाद जहांगीर इनसे खुश हो गया। जहांगीर जब इनसे खुश हुआ तो जहांगीर ने इन्हें एक टाइटल दिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं खान का टाइटल या इंग्लिश खान। इंग्लिश खान का टाइटल इन्हें मिल गया, और एक और टाइटल दिया इन्होंने 400 मनसब। ठीक, मनसब आप एक तरह से मान सकते हैं कि अभी टाइटल ही चल रहा है। मुग़ल पीरियड में मनसब या मनसबदारी सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप एक तरह का टाइटल मान सकते हो कि मनसब। ठीक, शॉर्ट में आप समझ सकते हो कि मनसब पहले मुग़ल काल में इस तरह चलता था कि किसी के पास 1000 घोड़े या सैनिक हैं तो उसको उतने का मनसब मिल जाता था, उसके अंडर उतने सैनिक वगैरह रहते थे। लेकिन बाद में ये सब केवल नाम का रह गया, मनसब। तो अभी आप इसे टाइटल समझिए। ठीक, तो जहांगीर ने इसे 400 मनसब और खान की और इंग्लिश खान की क्या दे दिया? टाइटल दे दिया। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस 1608 में मिले जहांगीर से। कहाँ पर मिले? आगरा में। आगरा में इनने मिलने के बाद इससे ले ली कि हमें परमिशन दीजिए, हमें एक फैक्ट्री लगाना है। तो कहाँ लगाएंगे आप फैक्ट्री? तो जहाँ हम सबसे पहले आए हैं, कहाँ आए हैं? सूरत में। तो कहा गया कि सूरत में फैक्ट्री लगाने की आप हमें परमिशन दे दी। इसने परमिशन ले ली। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कहाँ पर? ये रहा आपका सूरत। कहाँ पर लगाई? सूरत में। सूरत में लगाने के बाद 1611 में अंग्रेज़ों ने दूसरी फैक्ट्री लगाई। दूसरी कहाँ लगाई? मुसलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ पर लगाई? मुसलीपट्टनम। ये जगह कौन सी है आपकी? मुसलीपट्टनम। तो अंग्रेज़ों ने 2 फैक्ट्री लगाई, पहली लगाई सूरत में, दूसरी लगाई मुसलीपट्टनम में। अब कुछ बुक्स में कन्फ्यूज़न होता है, कहीं मुसलीपट्टनम दिया होता है, कहीं सूरत दिया होता है, क्या हुआ? तो आपको एग्जैक्ट ये है कि 1608 में परमिशन ले ली गई सूरत की। ठीक है, सूरत में जब परमिशन ले ली, यहाँ फैक्ट्री बनाने भी लगे ये लोग। उसके बाद कुछ इनकी अनबन हो गई, क्योंकि पोर्चुगीज़ भी रहते थे। ठीक, पुर्तगाली भी रहते थे जहांगीर के आसपास। उन्होंने अंग्रेज़ों को भड़काया थोड़ा जहांगीर को, अंग्रेज़ों को उनको ठीक भी नहीं लगा, तो उसने कहा नहीं बनाने दे रहा फैक्ट्री, हमारी मर्जी। ठीक, तो 1608 में बनाई तो, लेकिन उसका काम रुक गया। बाद में रुक गया तो तब तक इन्होंने कहा काम नहीं रोक सकते, तो 1611 में हम क्या करते हैं? मुसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगा देते हैं। इन्होंने मुसलीपट्टनम में लगा ली। तो आपसे पूछा जाए पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो आप कहोगे सूरत में ही लगाई। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो मुसलीपट्टनम में लगाई। ठीक, लेकिन सूरत की फैक्ट्री कब से परमानेंट चलने लगी? तो 1613 से फिर से इन्होंने उस फैक्ट्री को चलाना कब से शुरू किया? बीच में बंद हो गई थी, तो चलाना कब से शुरू किया? 1613 में। तो वो स्थायी कब हुई? 13 से सूरत की फैक्ट्री ठीक ढंग से चलने लगी। ठीक, तो पहली फैक्ट्री 1608 सूरत में लगी थी, जो बीच में बंद हो गई थी, फिर 13 से फिर से स्टार्ट हुई। 1611 में दूसरी फैक्ट्री लगाई, जो थी मुसलीपट्टनम में। अब इनको थोड़ा बड़े मैप में आपको दिखा देते हैं। ये हो गया क्या जो हमने देखा था, ये फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत, और सेकंड फैक्ट्री लगाई मुसलीपट्टनम। ये देख रहे हैं आप, अंग्रेज़ों को एक इस तरफ भी और इंडिया का इस तरफ भी, दोनों तरफ से सी को कवर करना इन्होंने स्टार्ट किया। पहली सूरत में लगाई, तो दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई? मुसलीपट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। अगला अंग्रेज जो इंडिया आया उसका नाम था
सर थॉमस रो, आप हिंदी में टॉमस रो भी कह सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है जिसने रखी गुलामी की नींव। टॉमस रो अगर इंडिया में नहीं आता और ये बात जहांगीर से नहीं बनाता तो हो सकता था अंग्रेज भारत में जम नहीं पाते। तो अंग्रेज़ों को भारत में जमाया किसने? टॉमस रो ने। इसलिए लिखा है मैंने कि इसने ही रखी थी भारत में गुलामी की नींव। तो पहला आया कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस ने परमिशन ली, फिर आपको पता है उसकी फैक्ट्री फिर रुक भी गई, फिर उसने मछलीपट्टनम में लगाई, तो ज़्यादा कामयाब हॉकिंस नहीं हो पाया। तो इसीलिए अगले को भेजा गया जो थे सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जब इंडिया में आए, कब आए? 1615 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना है। 1608 में हॉकिंस आया। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाज़ से आया तो सीटी बजाते आया, हॉकिंस कुकर, है ना, कुकर सिटी, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। तो कैप्टन हॉकिंस आया। लेकिन 1615 में जो सेकंड आया उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जब इंडिया आया तब इंग्लैंड के राजा थे जेम्स फर्स्ट। कौन थे? जेम्स फर्स्ट। नीचे आपको पिक्चर दिख रही, ये हैं जेम्स फर्स्ट, ये हैं सर टॉमस रो, और ये सर टॉमस रो आए हैं थर्ड पिक्चर में जहांगीर के दरबार में। ठीक, तो 1615 में आया, 3 साल तक ये यहाँ पर रहा। ठीक, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जब इंडिया आया तो अब ये जहांगीर के लिए आया था खास, कि हमें जहांगीर से मुलाकात करनी है। तो जहांगीर के पास जब ये आया तो बहुत सारी पेंटिंग्स और ये सब लेकर जहांगीर के पास पहुंचा। दूसरा ये सब पढ़ के आया था क्या क्या हो रहा है। तो पुर्तगाली जो चल रहे थे इंडिया में, वो काफ़ी उन्होंने काम कर लिया था, अपने आप को जमा लिया था, 100 साल से ज़्यादा उन्हें इंडिया में हो चुके थे। तो पोर्चुगीज जो समुद्र से शिप्स निकलती थी, किसकी? इन मुग़लों की। जहांगीर की माँ भी शिप चलती थी अपनी प्राइवेट, वो भी ट्रेड करती थी, अरब भेजती थी। और ये जहांगीर वगैरह जब मक्का मदीना की यात्रा के लिए लोग यहाँ से जाते थे, है ना, शिप होकर, तो उनको भी परेशान करते थे पोर्चुगीज़। तो ये सब पढ़ के आए थे। इसने आके सारी बातें जहांगीर से कहीं कि पोर्चुगीज़ से जो परेशानी है उसको हम देखेंगे, और इसने कई सारे गिफ्ट्स भी जहांगीर को दिए। जहांगीर इससे खुश हो गया। इसने जहांगीर को एक वर्ल्ड मैप दिया और कहा कि ये लीजिए, मैं आपको पूरी दुनिया दे रहा हूँ। लेकिन दुनिया तो जहांगीर की लुट जाएगी। जहांगीर को पता नहीं था दुनिया दे नहीं रहा है, हमारी दुनिया ये लूट ही लेंगे। तो लेकिन जहांगीर को इसने ये दिखाया और सारी बातचीत हुई। जहांगीर इससे काफ़ी खुश हो गया, और खुश होने के बाद जहांगीर से ने पूछा क्या चाहिए, तो इसने कहा हमें कुछ लाइसेंस वगैरह दे दीजिए जगह की, जहाँ जहाँ हम फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ लाइसेंस रहेंगे, वहाँ आपको कोई टैक्स हम नहीं देंगे। तो सर टॉमस रो ने फाइनली व्यापार से संबंधित और करों से संबंधित टैक्स से क्या ले लिए? लाइसेंस ले लिए। किसके लिए? अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। किसने? सर टॉमस रो ने। ये देखिए, ये आया है सर टॉमस रो किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। फारसी वगैरह बहुत अच्छा जानता था सर टॉमस रो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 2 अंग्रेज आए, हॉकिंस आ गया, हॉकिंस के बाद आ गया सर टॉमस रो। ठीक, मुग़ल काल में आप लोग पढ़ेंगे कि 1599 में एक और अंग्रेज आया था, जॉन मिल्डन हॉल। लेकिन ये जॉन अकबर के टाइम। तो जॉन मिल्डन हॉल पहला अंग्रेज है जो भारत आया था, लेकिन वो किस रूट से आया था? तो लैंड रूट से आया था। ठीक, तो इसलिए हमने उसे अभी यहाँ पर नहीं देखा। लेकिन पहला अंग्रेज आप याद रखेंगे जॉन मिल्डन हॉल, जो आया था लैंड रूट से। बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी से आने वाला पहला अंग्रेज है। और दूसरी बात उसकी है कि वो सी रूट से आया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 1615 में बहुत सारे इनको टैक्स से छूट दिलवा दी सर टॉमस रो ने। 3 साल तक यहाँ रहा और उसने काम भी किया। फिर हम चलते हैं 1632 में गोलकुंडा जगह है साउथ में। इसमें देख लीजिए, ये मैप है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा गोलकुंडा। ठीक, ये गोलकुंडा है। तो 1632 में गोलकुंडा के राजा थे जिनका नाम था सुल्तान अब्दुल्ला। सुल्तान अब्दुल्ला से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आपको हम 500 पाउंड देंगे साल भर के। ठीक, ईयरली 500 पाउंड वार्षिक देंगे, और आप जितने भी आपके पास पोर्ट हैं, पोर्ट बंदरगाह जहाँ से ट्रेड होता है, समुद्र के पोर्ट, तो जितने भी आपके पास पोर्ट हैं वो सारे हमें दे दो, हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। आप ट्रेड वहाँ से मत करो, हम आपको उसकी जगह कितने देंगे? 500 पाउंड देंगे साल भर के लिए। वहाँ से ये हज़ारों
लाखों पाउंड कमाने वाले थे और इनको देना कितना था, केवल 500 पाउंड देना था। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये गोल्डन चांस था। ठीक, तो इसलिए इसको कहा गया सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान, फरमान मतलब आदेश, ठीक, ऑर्डर। तो ये बिल्कुल गोल्डन फरमान कहा जाता है। तो आपसे पूछें गोल्डन फरमान क्या है, तो गोल्डन फरमान किस किस के बीच है? ईस्ट इंडिया कंपनी को पोर्ट दिए, सी पोर्ट किसने दिए? तो गोलकुंडा के किंग ने, जिनका नाम था सुल्तान अब्दुल्ला। सुल्तान अब्दुल्ला तो इतना ज़्यादा ट्रेड करते नहीं, उन्हें लगा 500 पाउंड मिल रहे हैं किराए के, रख लेते हैं। और जबकि सारे जो पोर्ट्स थे इनके पास वो ले लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने और वहाँ से किया ट्रेड। और ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉटरी लग गई गोल्डन, इसलिए इसे क्या कहा गया हमने? गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान। आगे 1639 में चंद्रगिरी, साउथ में एक जगह है, चंद्रगिरी के राजा थे, उनके पास था मद्रास। मद्रास उस टाइम, मद्रास मतलब अभी का चेन्नई, गांव था, एक छोटा सा गांव। ठीक, तो इन्होंने उस मद्रास को पट्टे पर ले लिया। ठीक, पट्टे मतलब किराए पर। तो चंद्रगिरी जो राजा थे उन्हीं के अंडर जगह आती थी मद्रास। उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, जगह बड़ी थी। तो उस मद्रास को इन अंग्रेज़ों ने कहा इसे हमें किराए पर दे दीजिए, यहाँ से हम काम करेंगे। ठीक, और किराए पर ले लिया। लेने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक किला बनाया जिसका नाम है सेंट जॉर्ज। ये आपको मैचिंग के लिए आता है, ठीक है, कि सेंट जॉर्ज कहाँ है, सेंट फोर्ट कहाँ है। ठीक, तो सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? मद्रास में। कब बनाया? 1639 में। क्लियर? देखिए ये रहा सेंट फोर्ट जॉर्ज, क्योंकि ये हेडक्वार्टर बाद में रहेगा कंपनी का। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक किला बना लिया, ठीक, मद्रास में। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ 1661 में? 1661 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे ब्रिटेन के, चार्ल्स सेकंड, ठीक है, किंग, उन चार्ल्स सेकंड का शादी हो गई कैथरीन के साथ। ये कैथरीन कहाँ की थी? पोर्चुगीज़ थी, पुर्तगाली थी। ठीक, तो पुर्तगाल की राजकुमारी, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड, दोनों की हो गई शादी। ये रहे आपके किंग, ठीक, चार्ल्स, और ये रहे आपकी कैथरीन। इन दोनों की हो गई शादी। कब? 1661 में। शादी हुई तो बहुत सा सामान मिला। इंडिया में भी तो हर जगह इनके जगह थी। इंडिया में भी इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। तो इंडिया में इनके पास क्या था? बम्बई। तो इंडिया से इनको क्या दे दिया गया? बम्बई, दहेज में। ठीक, तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिली उसी में। बम्बई भी इनको किस में मिल गया? दहेज में। पुर्तगालियों के पास जो बम्बई था वो उन्होंने किसको दे दिया? इंग्लैंड के राजा को दे दिया दहेज में। ठीक, बम्बई को दहेज में दे दिया। अब बम्बई दहेज में मिल गया इंग्लैंड के राजा को। ये अब ध्यान से देख लीजिए, ये हैं चार्ल्स सेकंड और ये हैं कैथरीन। कैथरीन की शादी हो गई चार्ल्स सेकंड से। कैथरीन पुर्तगाल की हैं और ये ब्रिटेन के हैं। ब्रिटेन और पुर्तगाल में अब बन गए रिलेशन, ठीक है, तो ये दोनों दोस्त बन गए। तो पोर्चुगीज़ कंपनी और इंग्लिश कंपनी में लड़ाइयाँ होंगी लेकिन कम होंगी। तो पोर्चुगीज़ और इंग्लिश, और इनको क्या मिला? दहेज में मिला बम्बई। पुर्तगालियों से बम्बई मिल गया किसको? इंग्लैंड को। अब ये इंग्लैंड के राजा के पास तो बहुत चीज़ें हैं, तो बम्बई को ये क्या करें? इन्होंने क्या किया, इंडिया में एक कंपनी को इन्होंने परमिशन दी थी। कौन सी? आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप ट्रेड करने जाइए। तो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने बम्बई दे दिया किराए पर। ठीक, इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया किराए पर, क्योंकि इंडिया में कौन ट्रेड कर रहा था तब? ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी, तो उसे ही दे दिया कि तुम ही रखो। किराए पर दे दिया। कितने? 10 पाउंड लेंगे साल भर के, ठीक है, 10 पाउंड पर किराए पर दे दिया बम्बई को कंपनी में। अब कंपनी ने अपना काम शुरू किया बम्बई में और एक अधिकारी भेजा जिनका नाम था गेराल्ड ओंगियार। इम्पोर्टेंट है, किसको भेजा? गेराल्ड ओंगिया ने। गेराल्ड ओंगिया ने क्या किया? मुंबई को शहर बनवा दिया। ठीक, बम्बई के चारों तरफ काम किया और उसका शहरीकरण करवा दिया। तो आपसे पूछते हैं कभी कभी, बम्बई के संस्थापक पूछते हैं, बम्बई के आर्किटेक्ट पूछते हैं,
ठीक, आर्किटेक्ट कौन है, संस्थापक पूछें या वास्तुकार पूछें तो आप किसका नाम लेंगे, गेराल्ड ओंगियर। ठीक, बम्बई के संस्थापक या आर्किटेक्ट कौन है तो गेराल्ड ओंगियर हैं, क्योंकि इन्होंने बम्बई शहर मॉडर्न बनाया। इसके बाद 1698 में अंग्रेज पहुंचे। अब इस तरफ आप देख चुके हैं कि वेस्ट में इनका काम हो गया है, इनके पास सूरत भी है, इनके पास बम्बई भी है, तो इन्होंने ईस्ट तरफ फोकस किया। ठीक, इंडिया में आप यहाँ देख चुके हो कि बम्बई मिल गया, यहाँ आपको सूरत मिल गया, तो ये मिल गया। तो अब इंडिया के इस वाले पार्ट में इन्होंने फोकस किया, और इस वाले पार्ट में कौन सी जगह थी तो बंगाल। तो अब इन्होंने सोचा इस तरफ और कब्जे हो जाए तो हमारे धीरे धीरे पूरे इंडिया में कब्जा हम करेंगे। तो 1698 में बंगाल के एक जमींदार थे इब्राहिम खां, इनसे 1200 रुपये में 3 गांव खरीदे कंपनी ने। कितने रुपए में, 1200 रुपये में 3 गांव खरीद लिए कंपनी ने। ये गांव थे गोविंदपुर, सूतानदी और कोलकाता। इन तीनों गांव को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाया जिसका नाम रखा गया कलकत्ता। ठीक, 1200 रुपये में 3 गांव खरीदे, 3 गांव को मिला के एक शहर बनाया जिसका नाम रखा कलकत्ता। या कलकत्ता उसका पुराना ही नाम था तो वही था। कलकत्ता जब बनाया तो यहाँ पर भी वास्तुकार पहुँचे, जैसे वहाँ अंगियार थे तो कलकत्ता किसने बसाया, जॉब चारनाक। ये बहुत बार एग्जाम में आया कि कलकत्ता नगर बसान किसने बसाया तो चारनाक ने। कलकत्ता नगर के वास्तुकार कौन है तो जॉब चारनाक। ठीक, 3 गांव हैं, 4 नाक हैं। ठीक, तो ऐसे याद कर लें, किसने रखा, जॉब चारनाक। ठीक है, कलकत्ता बस गया। कलकत्ता बसने के बाद यहाँ पर भी इन्होंने क्या बना दिया, एक किला बनाया, जैसे कि बनाया था मद्रास में। यहाँ पर भी इन्होंने एक फोर्ट बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट विलियम। ठीक, कौन सा, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में। ठीक, सेंट जॉर्ज कहाँ था, मद्रास में। फोर्ट विलियम बना लिया, और फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष बने चार्ल्स आयर। ठीक, तो फोर्ट विलियम के फर्स्ट अध्यक्ष कौन रहे, चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम कहाँ है तो कलकत्ता में। 1200 रुपये में 3 गांव लेके कलकत्ता बनाया, वहाँ एक किला बना दिया। ये है आपका फोर्ट विलियम। ठीक, देख लीजिए, ये है फोर्ट विलियम। ओके, इसके बाद आगे बढ़ती गई कंपनी, 1700 तक हम आ गए। 1700 के बाद और आगे काम होता रहा। ठीक, तो आपने पढ़े कि कौन था, जहांगीर। ठीक, जहांगीर की डेथ हो चुकी। जहांगीर की डेथ के बाद उसका लड़का किंग बना जिसका नाम था शाहजहां। ठीक, शाहजहां की डेथ होने के बाद या डेथ होने से पहले ही औरंगजेब किंग बन गया था, शाहजहां को हटा के उसका लड़का। ठीक, तो अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब की डेथ के बाद अगला किंग बना बहादुर शाह। ठीक, बहादुर शाह के बाद अगला किंग बना जहांदार शाह, और जहांदार के शाह के बाद अगला किंग बना फर्रुख शेर। ठीक, तो अभी 1717 की जब हम बात कर रहे हैं तब किंग कौन है, मुगलों में किंग फर्रुख शेर। ये सब हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो 1715 में इंडिया के किंग कौन बन चुके हैं, फर्रुख शेर। ये जो आपको साइड में दिख रही फोटो फर्रुख शेर है। तो कंपनी ने एक अपना भेजा जॉन सरमन को। ठीक, जॉन सरमन आए कंपनी से, और इनके साथ कुछ लोग और भी आए। ठीक, एक टीम भेजी किसके पास, फर्रुख शेर के पास, कि आप जाइए और कंपनी के लिए कुछ बात कीजिए फर्रुख शेर से। जैसे ही बात करने पहुंचे तो देखा कि फर्रुख शेर बीमार थे उस टाइम। फर्रुख शेर बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो ये जो टीम गई थी उस टीम में एक डॉक्टर भी था। ठीक, जिसका नाम था हैमिल्टन। कंपनी ने एक अपनी टीम भेजी और उस टीम के हेड थे जॉन सरमन, और उन्हीं जॉन सरमन की टीम में एक डॉक्टर भी गया था हैमिल्टन। जैसे ही देखा कि फर्रुख शेर को बीमारी है, इस हैमिल्टन ने इलाज कर दिया, और फर्रुख शेर हो गया खुश, क्योंकि उसको जो बीमारी थी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो फर्रुख शेर ने कहा अब तो मुझे ज़िंदगी मिल गई, तो अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा हम तो केवल आपसे परमिशन लेने आए हैं कि हमें कुछ परमिशन दे दीजिए। कंपनी हमेशा किस लिए आती थी, परमिशन लेने की, कि हम राज्य में ट्रेड करेंगे आपके यहाँ, तो आप हमें परमिशन दीजिए।
फर्रुखसियर ने कहा ठीक है, और फर्रुखसियर ने उसके लिए एक जारी किया, आपने अभी पढ़ा था आदेश, आदेश को क्या कहते हैं हम, फरमान। तो 1717 में एक फरमान या आदेश जारी किया फर्रुखसियर ने। कोई सा आदेश ना पूछे एग्जाम में, फर्रुखसियर का आदेश जरूर पूछेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी छूटें इनको मिल गई थी। तो फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था 1717 में, किसको, कंपनी को, जिसमें बहुत सारी छूटें मिली कंपनी को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। क्या लिखा था उस फरमान में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। ये हैं पहले आपके फर्रुखसियर। ठीक, फर्रुखसियर ने 1717 में जारी किया है शाही फरमान। अब इस फरमान में लिखा क्या था, इस फरमान में लिखा था कि बहुत सारी बातें थी, उनमें से कुछ 2-3 हम देख लेते हैं। सबसे पहले 3000 रुपये आप दोगे, कौन, कंपनी देगी, ठीक है, 3000 रुपये कंपनी देगी साल भर के, और पूरे जो बंगाल है उसमें अपना टैक्स फ्री काम करेगी। ठीक, पूरे बंगाल में ट्रेड करेगी, वो भी टैक्स फ्री। वो फिर कितना ही ट्रेड करे उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, साल भर के 3000 रुपये कंपनी देगी। दूसरा, कलकत्ता के आसपास जितने भी क्षेत्र जहाँ वो चाहे उनको वो किराए से ले सकती थी। ठीक, कंपनी अपने काम करने के लिए कलकत्ता के आसपास जो भी जगह है उसको किराए पर ले सकती थी। सेकंड, हैदराबाद से कंपनी ने कुछ ले रखा था कर्ज वगैरह, तो कहा गया कि हैदराबाद को अब हम कुछ भी अपना पैसा चुकाएंगे नहीं, माफ़ करो आप ये। ठीक, तो उसने वो भी माफ़ करवा लिया। बहुत सारा पैसा इन्हें पहले से देना था कंपनी को, कंपनी ने वो माफ़ कराया। पहला, कंपनी ने कहा बंगाल में हम ट्रेड करेंगे बिना किसी पैसे दिए, 3000 वार्षिक एक बार देंगे बस। ठीक, मिल गया। दूसरा, कहा गया कलकत्ता के आसपास किराए से हम ले लेंगे जगह, जहाँ हमें चाहे, ठीक है ले सकते हैं। तीसरा, कहा हैदराबाद को जो भी हमें पैसे देने थे नहीं देंगे, ठीक है मत दीजिएगा। अगला कहा कि हम मुंबई में सिक्के चला रहे हैं, छाप रहे हैं, कंपनी अपने खुद के सिक्के छाप रही है, और जहाँ जहाँ भी मुग़लों का रूल है इंडिया में, हमारे सिक्के वहाँ भी चलेंगे। ठीक, तो जहाँ मुग़ल रूल है वहाँ पर हमारे भी सिक्के चलेंगे, कंपनी भी अपनी करेंसी चला सकेगी, ये भी छूट हमें दीजिए। तो उन्होंने कहा ये भी देते हैं। अब देखिए, जहाँ चाहे हैदराबाद को पैसा देना नहीं है, अपने खुद के पैसे पूरे इंडिया जहाँ जहाँ मुग़ल एम्पायर है वहाँ, और जहाँ कंपनी का एम्पायर है वहाँ, यहाँ तक चलेंगे ही, उनके खुद के पैसे ही चलने वाले हैं। अगला, हैदराबाद को पैसे देने नहीं हैं, किराए से ले सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी छूटें इस फरमान से इनको मिल गई कंपनी को। अब हम देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने इसके पहले कहाँ कहाँ तक फैक्ट्रियाँ लगा चुके थे। कभी कभी इनको पूछ लेते हैं कि कौन सी फैक्ट्री पहले लगी कौन सी बाद में। तो एक क्रम आप देख लीजिए कि 1608 में सूरत में लगी थी, उसके बाद सेकंड मछलीपट्टनम में लगी थी 1611 में, 1616 में लगाई थी अहमदाबाद में, आगरा में और बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। 1632 में गोलकुंडा में लगाई थी इन्होंने फैक्ट्री। 1633 में बालासोर और हरिपुर, ठीक, जो अभी हमारे मिसाइल रेंज भी हैं वहाँ पर उड़ीसा में, तो वहाँ पर लगाई हुई थी। 1639 में मद्रास में, 1651 में हुगली में, 1669 में मुंबई में, और 1700 में कोलकाता में। और इसके बाद तो शाही फरमान मिल गया, और जहाँ चाहे वहाँ कंपनी फैक्ट्री लगा सकती थी। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपना काम किया इंडिया में। आप देख रहे हैं कि इंडिया में ये अभी तक कहीं पर भी लड़े नहीं हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आके अपनी फैक्ट्री लगाई और राजाओं से छूट लेते गए, और धीरे धीरे अपने किले बनाते गए, अपनी फैक्ट्री बढ़ाते गए, अपने पैसा बढ़ाते गए, और अपनी सेना को भी बढ़ाते गए, क्योंकि जो इन्होंने फोर्ट बनाए थे वहाँ पर ये सेना तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक, आर्मी भी रखेंगे। इस तरह से शुरुआत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे बात करते हैं कि जब इंडिया आए अंग्रेज, तो आपको पता है पोर्चुगीज़ से तो इनके रिलेशन हो चुके, रिश्तेदारी हो गई है, ठीक है, क्योंकि पोर्चुगीज़ की राजकुमारी की शादी हो गई। पोर्चुगीज़ से ज़्यादा नहीं। पोर्चुगीज़ के बाद आए थे डच, तो डचों को बड़ा दिक्कत हुई कि कौन आए, अंग्रेज़ आ गए। तो डच की दिक्कत हुई, तो दोनों में सीधी सी बात थी, या तो लड़ेंगे, ठीक, या एक कोई जाएगा, तो दोनों में हो गई लड़ाई। बाद में कुछ हुई, जो इम्पोर्टेंट लड़ाई है वो है आपका बेदरा। कौन सी जगह का, बेदरा। ये बेदरा में लड़ाई हुई 1759 में, और जिसमें डच फाइनली हार गए। और इसके बाद धीरे धीरे डच इंडिया से चले गए, ठीक, या सीमित हो गए। तो पोर्चुगीज़ भी
डच भी गए, बचे कौन को अकेले, अंग्रेज। ठीक, अब तो हमने पढ़ा फर्स्ट नंबर पे कौन आए थे, पोर्चुगीज, सेकंड नंबर पे कौन आए थे, डच, थर्ड नंबर पे कौन आए, अंग्रेज, उसके बाद कौन आए थे, तो डेनिस। डेनिस को ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस याद रखना है कि डेनिस कहाँ के थे, तो डेनमार्क के थे, और 1616 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली, भारत में पहुँच गए, और बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, जगह का नाम क्या था, सेरमपुर। ठीक है, और इनका जो सेंटर रहा वो क्या रहा, बंगाल का सेरमपुर। लेकिन ये ज़्यादा इंडिया पे फोकस नहीं किया इन्होंने, इसलिए चले गए, लेकिन बीच में क्रम जमाने के लिए दे दें इसलिए याद रखना था। तो डेनिस आए, और डेनिस के बाद अगले कौन आए, तो फ्रेंच। ठीक, फ्रांसीसी, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिस, एंड नाउ लास्ट कौन आए, फ्रेंच आ रहे हैं। फ्रेंच मतलब फ्रांस के रहने वाले। चलिए फ्रेंच की बात और कर लेते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1664 में। ठीक है, ये सुई नहीं है, ये लुई है। क्या लिखा है, ये लुई। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14 है ये। ठीक है, लुई 14 पूरा 14वां। लुई 14वें का जो शासनकाल था, लुई 14 कौन है, तो फ्रांस के राजा हैं। ठीक, फ्रांस के राजा लुई 14 के टाइम पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई। 1667 में फ्रांस में पहला अभियान वहाँ से निकला इंडिया के लिए। ठीक है, कब, 1667 में। तो 64 में क्या बनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। किसका शासन चल रहा था, तो लुई 14 का। और लुई 14 के एक मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट। ठीक, ये कोलबर्ट ही थे जो फोकस कर रहे थे कि इंडिया से ट्रेड होना चाहिए, इस तरफ ट्रेड होना चाहिए। तो इन्होंने बार बार अपने राजा को कहा और बन गई 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 3 साल बाद ही इन्होंने दल अपना निकाल दिया कि चाहिए इंडिया यात्रा कीजिए। और ये लोग कहाँ पहुँचे, तो सूरत। अंग्रेज भी कहाँ पहुँचे थे, सूरत। फ्रेंच भी कहाँ पहुँचे, सूरत। अंग्रेज़ों ने भी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, सूरत। फ्रेंचों ने भी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, सूरत। ठीक है, इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी सूरत में। ये देख लीजिए आप, ये बैठे हुए हैं लुई 14 और ये हैं उनके मंत्री कोलबर्ट। ठीक, 67 में आए। 69 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगा ली, कहाँ, मछलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। फिर देखा आपने, अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, सूरत। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई, मछलीपट्टनम। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, सूरत। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई, मछलीपट्टनम। सेम जगह लगा रहे हैं, बस कुछ साल बाद आके लगा रहे हैं। अब जहाँ अंग्रेज़ लगा रहे हैं वहीं पर ये भी लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, या तो इन दोनों की लड़ाई होगी, नहीं तो दोनों में कोई एक ही बचेगा जो ज़्यादा अच्छे से ट्रेड यहाँ पर कर पाएगा। चलिए 2 फैक्ट्री लगा ली। 73 में इन्होंने बंगाल के एक सूबेदार थे शाइस्ता खां, उनसे ज़मीन ले ली। उन्होंने भी क्या किया था, ज़मीन ले रहे थे अंग्रेज़ और वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा रहे थे। सेम कंडीशन कौन कर रही है, फ्रेंच कंपनी, बिल्कुल इंग्लिश के जैसे ही काम कर रही है। तो 1673 में इन्होंने भी बंगाल से एक ज़मीन ले ली, बंगाल के सूबेदार से। ठीक, और वहाँ जगह थी कौन सी, चंद्रनगर। और इस चंद्रनगर पर फ्रांसीसी अपनी बस्ती इन्होंने बना ली। ये फेमस फ्रांसीसी बस्ती रहेगी कौन सी, चंद्रनगर। 1701 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। इन्होंने पांडिचेरी जीत ली और पांडिचेरी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। किसने, फ्रांसीसी कंपनी ने। फ्रांसीसी आप देखेंगे चंद्रनगर और पांडिचेरी यही इनके फेमस जगह रहेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया। गवर्नर भी ये भी रखने लगे अपने कंपनी के लिए। और गवर्नर आया इनका ड्यूमा, और इसने बहुत सारी जगह फ्रेंचिस जो थे उनको फैक्ट्रियां लगवा दी और धीरे धीरे पावर फ्रेंच की बढ़ने लगी। अब आपने देखा कि पोर्चुगीज़ हो गए, डच हो गए, दोनों गए, अंग्रेज़ बचे थे और फ्रांसीसी नए आ गए। तो फ्रांसीसी भी वही फैक्ट्री लगा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, अंग्रेज़ भी वही कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, दोनों में झगड़े तो होंगे ही। ठीक, और इसके बाद हुआ इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। अंग्रेज
और फ्रेंच के बीच हुई लड़ाई, और जो इसमें जीतेगा वही रहेगा इंडिया में। तो आपको सीधी सी बात है, जीतेंगे कौन? अंग्रेज, और फ्रेंच हारेंगे, और फिर एक ही कंपनी बचेगी इंडिया में, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके सामने कोई भी नहीं रहेगा कंपनी में। लेकिन उसके सामने फिर बचेंगे कौन? उसके सामने बचेंगे जो इंडिया के लोकल किंग्स हैं या राजा हैं, उनको और हरा देगा तो पूरे इंडिया में राज किसका हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो हमें अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह फ्रेंच कंपनी और इंग्लिश कंपनी की लड़ाई हुई, कौन कौन सी लड़ाई हुई, और उसमें कैसे इंग्लिश कंपनी जीत गई और फ्रेंच को इंडिया से बाहर का रास्ता मिला। तो इसको हम अब अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।